हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के इस वीडियो में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट, जिसमें कि हम सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसको लेके आपके सामने आते हैं। वस्तुनिष्ठ रूप में इसकी प्रस्तुति होती है। हमारे दैनिक कार्यक्रम को अगर आप नहीं देखते हैं तो उसको देखिए। उसके माध्यम से हम विस्तार से खबरों को कवर करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इसमें हम आपको सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसको लेके आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपकी आगामी जो भी परीक्षा है उसमें आपको सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में किस राज्य के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है, आपको इस विकल्प में से चयनित करना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या तमिलनाडु। तो इसका सही विकल्प आपका बिहार होगा। अब इसकी व्याख्या पक्ष को देख लें। जैसा कि आप जानते हैं, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान का शहर रामसर है, उसमें रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। उसके अंतर्गत फिर से इसमें वो स्थल सम्मिलित किए जाते हैं। भारत ने भी इसको अपनाया था, फरवरी 1982 से भारत भी इसको अपना लिया। और फिलहाल भारत में अगर बात करें तो इन 2 रामसर स्थलों को सम्मिलित करने के बाद जो रामसर स्थलों की संख्या है वो 82 हो गई है। देखिए, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये 2 वो स्थल हैं जिसको बिहार के जमुई जिले में इन दोनों की स्थिति है। और इसके जमुई के झाझा वन क्षेत्र में ये मानव निर्मित जलाशय हैं। और आप जानते हैं कि इन दोनों ही स्थलों को किस दिन सम्मिलित किया गया? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसको घोषित किया गया। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? आप सभी जानते हैं कि ये अंतर सरकारी संधि है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है ईरान, और उसी के रामसर जो शहर में इसको अपनाया गया था। और भारत ने इसको 1 फरवरी 1982 को लागू किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि होती है उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार के हैं, जमुई जिले के हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। और वर्तमान में इनकी संख्या 82 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सूखे के कारण आपातकाल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया? कौन सा वो देश है? यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान या जापान? तो इसका सही विकल्प रूस है। आप देखेंगे, जैसा कि इस समय भारत की अगर बात करें तो भारत में हीट वेव चल रही है। हीट वेव से काफी लोग परेशान है। वैसे रूस में ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर ठंड की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए पाले की समस्या वहां काफी होती है। आप देखेंगे कि रूस का जो दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र है वहां पर सूखे के कारण आपातकाल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। तो विकल्प आपका बी रूस सही हो जाता है। रूस के कई क्षेत्रों में पहले से ही स्थानीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पर पाले से अनाज से लेकर वहां सेब उपजाया जाता है, सेब तक की जो फसल है वो काफी प्रभावित हुई है। अब क्यों आपातकाल लगाया गया? क्योंकि आपातकाल लगाने का उद्देश्य ये होता है कि उस क्षेत्र में हम विशेष ध्यान देंगे, उसमें विशेष पैकेज की घोषणा होगी और जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। तो ये अनुमान किया गया है कि 30% तक की जो संभावित फसल हानि है उससे निपटना जरूरी हो गया है। अब आप जानते हैं कि रूसी कृषि मंत्रालय ने अब तक अनुमान लगाया है कि मई में पड़ने वाली जो ठंड है उससे लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर फसल को नुकसान होगा, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो ये फिलहाल इसका विकल्प बी है, रूस, आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न, ब्रिक्स विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? आप जानते हैं ब्रिक्स विस्तार हुआ, तो उस विस्तार के बाद जो पहली बैठक है उसका आयोजन, हालांकि मंत्री स्तरीय बैठक है, उसका आयोजन कहां हुआ? भारत, रूस, ब्राजील या चीन? तो इसका सही विकल्प है बी ऑप्शन आपका सही है, रूस में। अब देखिए इसमें कौन कौन नए देश हैं, पहले तो ये आप देख लें। तो इसमें मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया, ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं और भारत ने इसका स्वागत भी किया है। साथ ही इसमें जो प्रतिनिधि हैं पहली बार रूस द्वारा आयोजित जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें भाग ले रहे हैं। और भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो वरिष्ठ राजनयिक दामू रवि, ये पश्चिमी रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया। 2023 में ब्रिक्स विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक ये थी जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद पहले से जो शामिल है वो कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार ये पूर्ण ब्रिक्स सदस्य अब ये लोग भी बन गए। तो इसके बाद ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के एक विशेष क्षेत्र में ज्वालामुखियों के ऊपर बर्फ का पता लगाया जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचे हैं? आपके सामने विकल्प है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है
मंगल, आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पे कई ऐसे ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कि माउंट एवरेस्ट से भी काफी ऊंचे हैं, लगभग 2 गुने ऊंचे हैं। तो इसका सही उत्तर बी है। यहां पर क्या हुआ, खास बात यह है कि बर्फ का पता लगा है। तो मंगल ग्रह का जो थार्सिस क्षेत्र है, इसी में ज्वालामुखियों के ऊपर बर्फ का पता लगाया गया है। ये थार्सिस क्षेत्र बेसिकली मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी पाए जाने वाले जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो क्षेत्र है यहाँ का। ये पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचे हैं और यहाँ पर जो मिली बर्फ है वो अविश्वसनीय रूप से काफी पतली है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अब इसमें काफी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये भूमध्य रेखा जो मंगल पर है, उस रेखा के पास बर्फ जमना ये एक असंभव सी बात मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक तो पहले एक आश्चर्य की बात है। दूसरी चीज, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो मंगल ग्रह पर मिली जो बर्फ है उससे यहाँ की प्राचीन जलवायु चक्र का अवशेष हो सकती है, अर्थात जो पहले की जो जलवायु चक्र है उसका ये शेष हो सकती है, जिसमें कि कभी हिमपात हुआ हो वहां पर, तो अतीत में इन ज्वालामुखियों पर वर्षा या फिर बर्फबारी हुई हो, उसी का ये अवशेष हो सकती है। ऐसा अनुमान वहां के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है। हिमपात हुआ होगा और ज्वालामुखियों के द्वारा जो काल्डेरा बनता है, आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो पर्वत का शिखर होता है वहां पर जो गड्ढे जैसी संरचना बनती है उसको काल्डेरा कहते हैं, और इसी में जब बर्फबारी होती है तो वहां बर्फ जम गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मंगल का ये जो थार्सिस क्षेत्र है, ये भी आप याद रखेंगे, इस थार्सिस क्षेत्र में क्या है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। अब इसमें जो पर्वत हैं उसमें मैंने शुरू में ही बताया कि उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, और आप देखें जैसे ओलंपस मांस नाम का ज्वालामुखी पर्वत है, उसके अगर विस्तार को देखेंगे तो उसका विस्तार जितना फ्रांस का विस्तार है उतना इस पर्वत का विस्तार है, और इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट से दोगुनी है। तो ये अपने आप में खास बात है, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा। वैश्विक लैंगिक अंतरण रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान क्या है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान आपको याद रखना है। तो भारत का स्थान 101, 121, 129 इनमें से कोई नहीं। तो क्या विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर सी आपका विकल्प सही है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। कितने देश थे इसमें? तो इसमें 146 देश थे, और वैश्विक लैंगिक अंतर की बात करें तो 68.5%। अब इसमें शीर्ष 5 में अगर देखेंगे तो 4 नॉर्डिक देश हैं। कमेंट करके बताएं कि वो नॉर्डिक देश कौन से हैं, नॉर्डिक देश के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। साथ ही स्वीडन जो है वो 5वें स्थान पर है। चौथा स्थान जानबूझ के हमने छोड़ा है, चौथा स्थान आप कमेंट करके बताएं कि किसको प्राप्त हुआ है। साथ ही शीर्ष 10 में अगर बात करें तो यूरोपीय देश जर्मनी को 7वां स्थान, आयरलैंड को 9वां स्थान और स्पेन को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 129वें पायदान पर है, जो कि पिछले 2023 से अगर तुलना करेंगे तो 2 पायदान ये नीचे खिसक गया है। 4 आयाम इसके होते हैं जिसके आधार पर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन कौन से आयाम है? स्वास्थ्य और जीवन रक्षा है, शैक्षिक प्राप्ति है, उसके बाद अंतर आर्थिक भागीदारी अवसर है, इसके बाद राजनीतिक शक्तिकरण अंतर है। तो इनको देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि हालिया अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश बन गया है? यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जो मानव जनित, मानव के द्वारा जनित है, अर्थात मानव के द्वारा, मानव उसका कारक है। तो इसमें भारत, चीन, अमेरिका या रूस? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, चीन। अब व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो दरअसल शीर्ष 5 मानव जनित जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न करने वाले जो देश हैं उनका अगर क्रम देखेंगे तो चीन यहाँ पहले पायदान पे है और भारत ठीक दूसरे पायदान पर है, उसके पीछे ही है। भारत 10.9% जिम्मेदार है, 16.7% नाइट्रस ऑक्साइड चाइना के द्वारा उत्सर्जित हो रहा है। वहीं पर आप देखें यूएसए तीसरे पायदान पर 5.7% के साथ, ब्राजील 5.3% के साथ और रूस 4.6% के साथ क्रमशः अगले पायदान पर आपको दिखाई देंगे। अब इनके उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है कृषि में उर्वरक हो गया, मांस और डेयरी उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण जो गोबर उत्पादन में वृद्धि हो रही है उसको एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक वातावरण को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब आप देखें, एक बार अगर ये उत्सर्जित हो जाती है तो उसके बाद 117, आप देख सकते हैं 117 वर्ष से भी अधिक समय तक ये वायुमंडल में बनी रहती है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि इसके कितने घातक परिणाम होंगे। इसीलिए जो जलवायु है और ओजोन परत है उसको लंबे समय तक ये प्रभावित करती है।
आप जानते हैं कि इसको एक अन्य रूप में लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं, इसके विषय में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा या से राज्य पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अर्थात ईएसए की सीमा में कटौती करने की हालिया मांग में शामिल है? अर्थात इसमें से जो ईएसए है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, उसमें कटौती करने की मांग कुछ राष्ट्र या कोई राष्ट्र कर रहा है। विकल्प आपके सामने है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही राष्ट्र जो राज्य हैं ये मांग ऐसा कर रहे हैं। व्याख्या पक्ष देखते हैं कि तो हाल ही में देखें आप, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और गोवा है, इसने केंद्र द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए जो प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है उसकी सीमा में कटौती करने की मांग की है। पश्चिमी घाट में आप जानते हैं कि 56,825 वर्ग किलोमीटर में फैले ईएसए को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये इसकी मांग कर रहे हैं कि इसमें कटौती की जाए। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए यह मसौदा किस कमेटी के आधार पर तैयार किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखें, ये के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर इसको लाया गया था। और यह संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के आसपास जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है उसको इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य यह है कि जो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य हो गए या आसपास, इनके आसपास जो गतिविधियां हैं उनको विनियमित किया जाए ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। तो याद रखेंगे तीनों ही राज्य इसमें शामिल हैं जो मांग कर रहे हैं। हाल ही में अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के लिए 5 अस्थायी सदस्यों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? आपको उस देश का चयन करना है जो कि अस्थायी जो सदस्य हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा या श्रीलंका। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, श्रीलंका। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया। कौन कौन से वो सदस्य हैं आप देख लें, तो उसमें सोमालिया है, पाकिस्तान है, पनामा है, ग्रीस है और डेनमार्क है। तो जाहिर सी बात है इस लिस्ट में श्रीलंका नहीं है, तो श्रीलंका आपका सही विकल्प हो जाएगा। यह देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इन अस्थायी सदस्यों का स्थान लेंगे, अर्थात इन देशों को ये प्रतिस्थापित करेंगे। अब इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड नहीं रहेंगे, उसकी जगह पर सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस और डेनमार्क आ जाएंगे। और इनका कार्यकाल आप जानते हैं कि जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नए सदस्य 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में काम करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जहां तक बात है तो इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो था उसके द्वारा हुई थी। कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 2 वर्षीय कार्यकाल है तो चुने गए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे आप देखें, हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नवीन प्रोटीन की खोज की जिसे क्या नाम दिया गया है आपको बताना है। उसका नाम नियो है, उसका नाम जियो है, उसका नाम गंधर्व है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा इस नई प्रोटीन का नाम है क्षमा करेंगे, इस नई प्रोटीन का नाम है नियो। ए विकल्प आपका सही होगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो शोधकर्ताओं ने नवीन प्रोटीन की खोज की है जिसे क्या नाम दिया गया है, नियो नाम दिया गया है। और यह प्रोटीन विषाणु संक्रमण, विशेष रूप से जो बैक्टीरियोफेज है उसके विरुद्ध जीवाणु रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नियो का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो कभी न खत्म होने वाली ओपन रीडिंग फ्रेम। ये बैक्टीरिया कोशिका को निलंबित अवस्था में डाल सकता है, इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाकवेरली साइमंड्स अर्थात क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसने जारी की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची। इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो पहला विकल्प है एमआईटी को, दूसरा है ऑक्सफोर्ड को, तीसरा है कैम्ब्रिज को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है एमआईटी। याद रखें आप, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अर्थात एमआईटी जो है, इसको लगातार 13वें वर्ष यह खिताब उसने जीता है, पहले पायदान पर काबिज है। हाल ही में देखिए, क्वाकवेरली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची जारी करता है, इसके द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात एमआईटी ने लगातार 13वीं बार यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत के भी कुछ संस्थान सम्मिलित हैं, हालांकि वो पिछले पायदानों पर हैं, बहुत ऊपर तो नहीं है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली ने अपनी सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। अब तक जितनी रैंकिंग थी उनकी सर्वोच्च रैंकिंग ये हासिल की है और इसमें 150 विश्वविद्यालयों में शामिल हो गए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अगर देखेंगे तो शीर्ष स्थान प्राप्त भारतीय संस्थानों में रैंकिंग के संस्करण में भारत के कुल 46 विश्वविद्यालय, 46 यूनिवर्सिटीज इंडिया की ऐसी हैं जो कि इस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं, उनको स्थान मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हालिया खबरों के अनुसार महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व पीटीआर किस पशु या पक्षी की एक छोटी आबादी के लिए एक अच्छा प्रजनन स्थल बनकर उभरा है?
तो आपको बताना है वन ईगल उल्लू, गौरैया, चीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है वन ईगल उल्लू, ए विकल्प आपका सही है। देखते हैं व्याख्या पक्ष को। देखिए महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर वन ईगल उल्लू, जिसको बुबोनिप्लेंसिस की एक छोटी आबादी के लिए, ये भी उसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है उसका, तो उसकी एक छोटी आबादी के लिहाज से एक अच्छा प्रजनन स्थल बन गया है। ये कैसी प्रजाति है? तो उल्लू की एक बड़ी प्रजाति है। इसको मतलब इतनी बड़ी प्रजाति है कि छोटे छोटे जीव जंतुओं को उनका शिकार कर लेता है, खरगोश जैसे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है। साथ ही ये बहुत शक्तिशाली होता है और शिकारी पक्षी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके पेट पर विशिष्ट धब्बे होते हैं और ये मनुष्य की तरह ही, इसकी खास बात यह है कि हमारी आपकी तरह चीखें निकालने में संभव है। इसी कारण इसको भारत में जंगल का भूत नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और ये उल्लू बड़े पक्षियों के अलावा जो सुनहरे सियार होते हैं, खरगोश होते हैं, सीवेट होते हैं, शेवरोटेन जैसे जो स्तनधारी होते हैं, उनका भी शिकार ये कर लेता है। और IUCN के लिस्ट में अगर देखें तो सबसे कम चिंताजनक के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखें, पेंच टाइगर रिजर्व इनके अनुकूल एक प्रजनन स्थल के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है, सम्मेलन पार्टियों के पिछले सम्मेलन अर्थात कॉप में किए गए समझौतों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है। और तीसरा है, UNFCCC सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1 और 2 सही है, 1 और 3, 2 और 3 या तीनों। तो इसका सही विकल्प है डी। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC के सहायक निकायों का 60वां सत्र जो है, जिसे बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, ये 3 जून 2024 को शुरू हुआ। तो तिथि भी आप याद रखें, 3 जून 2024 को शुरुआत हुई। 198 देशों के प्रतिनिधि बाकू अजरबैजान में, जैसा कि कथन में दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए जर्मनी के बान में एकत्रित हुए हैं। अब क्या है, तो ये अंतर सत्रीय बैठकें हैं। इसमें बैठकें होंगी जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC द्वारा अपने मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो कॉप होती है, बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती है, उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके। उनको पहले से ही उस पर एक विचार विमर्श कर लिया जाता है ताकि कॉप में उस पर ठीक से बातचीत हो सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नदी के सफाई अभियान में प्लीज कार्यक्रम के तहत 36 घंटे में 24,575 किलोग्राम प्लास्टिक को हटाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है गंगा, सुनकोशी, मेकांग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो कि प्लीज कार्यक्रम के तहत इतनी प्लास्टिक इसमें से हटाया गया है? तो आपका सही विकल्प है सुनकोशी, जो कि नेपाल की एक नदी है। विकल्प बी आपका सही होगा। देखिए, इसको सोने की नदी के रूप में भी जाना जाता है और जो 7 सप्त नदियों के द्वारा जो सप्तकोशी प्रणाली है, उस प्रणाली का ये एक हिस्सा है, नेपाल में ये पड़ता है। और जहां तक प्लीज कार्यक्रम की बात है तो ये परियोजना विश्व बैंक और पार्ले फॉर द ओशंस द्वारा वित्त पोषित है, अर्थात इसके द्वारा इसको वित्त की सहायता दी जाती है। और दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको SACEP द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का जो समर्थन है 6 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित इसी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की जो बैठक हुई थी, उसकी 15वीं बैठक में ही इसका समर्थन किया गया था और तब से ये प्लीज कार्यक्रम संचालित है। उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया के जो समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। तो दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं, इसमें उन देशों ने मिलकर इस पर सहमति जताई कि हाँ, ये गंभीर समस्या है और इसको कम करने की जरूरत है। तो इस परियोजना में दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी इसको लागू करते हैं और इससे भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। तो आज के इस संदर्भ में आज के सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।